नमस्कार, मैं पीयूष रंजन झा और आपका स्वागत है बिहार इंडिया के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग में। पॉलिटिकल प्रसंग में आज चर्चा लोकसभा चुनाव में आरजेडी के प्रदर्शन पर। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को बड़ी मात दी है, लेकिन बिहार में भी लगभग इन्हीं परिस्थितियों के बावजूद आरजेडी और तेजस्वी यादव आशा के अनुरूप प्रदर्शन करने में विफल रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट राजन कुमार जी और रोशन प्रकाश जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का सर हमारे कार्यक्रम में। रंजन सर, हम अपनी बातचीत की शुरुआत इसी विषय से करेंगे कि इंडिया अलायंस ने उत्तर प्रदेश में जितना बेहतर प्रदर्शन किया और बीजेपी को उन्होंने जिस तरह की उनकी पार्टी है वहां सत्ता में है और उस पार्टी को के अंक आधे से ज्यादा कम कर दिए, वैसा प्रदर्शन बिहार में क्यों नहीं हो पाया? तेजस्वी यादव और आरजेडी से चूक कहां हो गई? देखिए, इसमें कई कारण है, लेकिन जो मोटे मोटी बात समझ में आई उसमें सबसे बड़ा कारण अलायंस का किस तरीके से अलायंस दोनों राज्य में हुआ और उसके बाद टिकट बंटवारे में अंतर आपको दोनों राज्य में देखने को मिलेगी। ये तो बेसिक बात है। मुद्दा कमोबेश दोनों राज्य में एक ही जैसे थे, बेरोजगारी का मामला हो या महंगाई का मामला हो, वो दोनों राज्य में लगभग था। जैसे यहाँ मान लीजिए कि तेजस्वी यादव ने रोजगार का मुद्दा लगातार हर चुनावी सभा में उठाया कि मेरे रहते इतने लोगों को रोजगार मिला। अखिलेश यादव को ऐसा बहुत कुछ कहने को नहीं था, लेकिन वहां भी बेरोजगारी की स्थिति वही थी। बार बार पेपर लीक हो रहा था, काफी दिनों से एग्जाम नहीं हो रहे थे, तो मतलब बेरोजगारी वहां भी एक बड़ा मुद्दा था जिसको अखिलेश यादव ने अपने तरीके से उठाया। असली चूक जो हुई है वो गठबंधन बनाने और फिर कैंडिडेट के सिलेक्शन में हुई है। जैसे उत्तर प्रदेश से हम बात करें तो शुरू में तो वहां भी एक दो चरण लगा कि उनका गठबंधन बिखरा हुआ है। जैसे इन चुनाव से पहले अजीत सिंह के जो पुत्र है जयंत चौधरी, वो उनकी पार्टी अखिलेश यादव का साथ छोड़कर भाजपा के साथ चली गई। उसके बाद एक दो चरण में शुरू में कांग्रेस के साथ भी उनका गठबंधन बैठ नहीं रहा था, मतलब चुनाव शुरू होने तक समझिए। चंद्रशेखर आजाद रावण को भी एक सीट अकोमोडेट करने की बात थी, वो भी ग्राउंड पर ये हुआ नहीं। हालांकि रिजल्ट से ये पता चल रहा है कि अंदर अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग इन लोगों में थी, क्योंकि वहां हम देख रहे हैं कि नगीना सीट वो बड़े मार्जिन से जीते हैं। लेकिन दो चरण के बाद उन्होंने गठबंधन को सही दिशा में ये किया, कांग्रेस को 17 सीटें दी। ये सही है कि वहां भी कांग्रेस को काफी कमजोर सीटें दी गई थी, लेकिन फिर भी जो अखिलेश यादव के जो थिंक टैंक थे और जमीन पर जो उनका कनेक्शन था, वो स्पेशली उनके जो मुस्लिम नेता थे समझाने में सफल रहे कि इस बार अल्पसंख्यक का झुकाव कांग्रेस के तरफ है और ऐसे में कांग्रेस से दूरी बनाना आत्मघाती होगा, इसीलिए उनको किसी तरीके से गठबंधन में लाना होगा। और ये चीज अखिलेश यादव इसलिए समझ पाए क्योंकि वो 5 साल वहां मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। सब तरह के उनके मतलब लोग थे चारों तरफ। या अभी तक मुझे लगता है तेजस्वी यादव इस अनुभव से महरूम है। उनका जो इकोसिस्टम है बिहार में, अभी इस तरह के जमीनी पकड़ वाले न तो उनके सलाहकार हैं, और जो अगर इस तरह का सलाह देते भी होंगे तो वो कितना मानते हैं नहीं हम लोग समझ सकते। जैसे आप मनोज झा को लीजिए, या अभी उनके जो एक हरियाणा वाले हैं संजय यादव, जिनको राज्यसभा में भेजे हैं। अब बिहार की जमीनी राजनीति की कितनी पहचान इनको है, मुझे इसमें डाउट है। तो यूपी में क्या हुआ कि अखिलेश यादव ने फिर उसके बाद सीटें दी कांग्रेस को, और उसके बाद उनका असली खेल हुआ टिकट बंटवारा में। वहां आप देखेंगे कि जो उनका अपना वोट बैंक है माय कॉम्बिनेशन का, लगभग वहाँ 28-30% वोट है। बिहार जैसा ही है, लेकिन वहाँ मुस्लिम की आबादी बिहार की मुस्लिम आबादी से ज्यादा है और यादवों की आबादी बिहार की तुलना में वहाँ कम है। तो 2022 के चुनाव में ही उन्होंने अपने आधार को बढ़ाने का प्रयास किया था। देखेंगे बड़ी पैमाने पर उन्होंने कुर्मी लोगों को टिकट दिया। फिर अनुप्रिया पटेल की जो छोटी बहन एक और दल, अपना दल का एक खेमा चलाती हैं, उनको अपने गठबंधन में शामिल किया। और यहाँ तक हुआ कि वो उनकी बहन जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हरा दिए गठबंधन में। तो ये दिखने लगा था, भले ही जोगी जीत गए चुनाव, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी सीटें 3 गुनी बढ़ा ली थी वहां विधानसभा में, और उनको लगभग 22 में हम देखें तो उनको करीब 37% मत वहां मिला था।
उस गठबंधन से बसपा बाहर थी, करीब 12-13% वोट उसको मिला था। कांग्रेस बाहर थी, 3% के करीब वोट उसको मिला था। भाजपा खेमे में भी वहां बेचैनी थी। वहां भाजपा के लोकल नेताओं को और जो वहां का काम देखते थे उनको बुलाकर पूछा गया था कि हमारे जो ओबीसी का वोट बैंक है उसमें इतना बड़ा मतलब सेंधमारी कैसे कर पाए। और उसी चीज को अखिलेश यादव ने और आगे बढ़ाया। इस बार आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो उनके खेमे में जो 62 टिकट आई उसमें से मात्र 9 टिकट उन्होंने अपने माय समीकरण को दिया। 5 यादव को टिकट दिया जो उनके परिवार के थे और 4 मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने उतारे। इससे क्या हुआ कि उनको एक क्वेश्चन मिला सीटों का जो वो पिछड़े बिरादरी के अन्य लोगों को दे सके। भाजपा ने जब यूपी में अपना पसारना शुरू किया 14 में, तो उन्होंने तय किया कि मुझे यादवों को, मायावती के जाटवों को और मुसलमान को टिकट नहीं देना है। ये लगभग 40% मतदाता होता है वहां का। तो उन्होंने 40% और जो लगभग वहां का 50% टिकट ले जाता था, मतलब समाजवादी पार्टी का भी, बसपा का भी, उन्होंने इस 40% को बिल्कुल टिकट से किनारे कर दिया। नाम के लिए 2, 4, 5 टिकट उन्होंने दी। तो उनके पास 75 टिकट बचता था अन्य लोगों को देने के लिए। और भाजपा ने 14 के इलेक्शन से ऐसे ऐसे अति पिछड़े और पिछड़े में अन्य जातियों को टिकट दिया जिनको कभी प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं। तो ये जो आप यूपी में मोदी मैजिक और योगी मैजिक देख रहे थे, इसका आधार वही था कि उन्होंने अति पिछड़ा जो गैर यादव वहां के पिछड़े थे और जो गैर जाटव दलित थे उनको बड़े पैमाने पर भागीदारी दी। यही काम अखिलेश यादव ने इस इलेक्शन में किया। अब आप देखेंगे 10 कुर्मी को टिकट दिया, 6 निषाद को टिकट दिया, साकी को, सैनी को, राजभर को, जिस्म पाल को, सभी बिरादरी के लोगों को टिकट दिया इन्होंने। और टिकट तो भाजपा ने भी दिया, लेकिन ये चीज अब जाके ग्राउंड पर इसलिए इनके फेवर में काम किया कि यूपी में अब पिछले 7 वर्ष से एक सवर्ण राजपूत शासन में, और इसका अब रिएक्शन सोसाइटी में, जो अति पिछड़ा सोसाइटी है, जो दलित सोसाइटी है, उसमें अब दिखने लगा है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई दबंग जो वर्ग है उसके अगर मुख्यमंत्री बनते हैं और वो मतलब अपनी चलाने वाले मुख्यमंत्री बनते हैं, योगी की तुलना आप भाजपा शासित अन्य राज्य के मुख्यमंत्री से नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी में, थाने में दरोगा की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर उस कास्ट के, उस वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है। और जो गांव के लोग होते हैं, जो छोटे छोटे कस्बे के लोग होते हैं, उनको रोज के काम के लिए इस तरह के अधिकारियों से रोज पाला पड़ता है। और वहां पर जो ये जातीय जो दुर्भावना होती है उसके वो शिकार होते हैं। तो चूंकि 7 साल से वहां योगी की सरकार है, एक सवर्ण वहां शासन कर रहे हैं, तो इसका भी रिएक्शन एक सोसाइटी में था। बिहार में ये चीजें नहीं थी। बिहार में तेजस्वी यादव पहले तो गठबंधन में आनाकानी हुई, पप्पू यादव बाहर हुए, फिर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ तानातानी उनकी होती रही। कांग्रेस को जो जीतने वाली सीटें थी वो सीट उनसे ले ली गई। फिर जो टिकट इन्होंने बांटा, अब आप देखिए कि बिहार में 14% यादव, 18% मुस्लिम, 30-32% आबादी है। 14% यादव को इस गठबंधन ने 40 में 11 टिकट दिया, लगभग 28%। मतलब जितना इनकी जाति है उससे दुगुना प्रतिनिधित्व यादव को मिला। ये बैक फायर हुआ। आप एक सुरेंद्र यादव की स्थिति देख लीजिए कि वो जहानाबाद में मजबूत स्थिति थी। दूसरे की वहां से भूमिहारों में काफी नाराजगी थी। अरुण कुमार खड़े हुए वहां पर बागी होकर, उनको तो वो सीट एक सेफ थी। दूसरी लालू यादव की दोनों बेटियां खड़ी थी, तो वो नजदीकी मुकाबला का सीट है और लालू परिवार वहां से लड़ता रहा। इसके अलावे आप पूरे राज्य में कहां यादव को आप टक्कर में पा रहे हैं? कहीं वो टक्कर में नहीं है। बड़े मार्जिन से हारे हैं। वो पश्चिमी वाल्मीकि नगर की सीट हारे हैं, वो सीतामढ़ी हारे हैं, वो दरभंगा हारे हैं, वो बांका हारे हैं। तो इन्होंने जो कुछ प्रयोग किया, आपको टक्कर कहां दिख रही है? जहां इन्होंने कुशवाहा को उतारा, जहां इन्होंने बैसी को उतारा। तो इसका और फैलाव होना चाहिए। मुकेश सहनी को अंतिम समय में ये गठबंधन में लेके आए, लेकिन उनको सीट कैसा मिला? उनको झंझारपुर मिला, वहां भी इनके गुलाब यादव बागी हो गए। उनको गोपालगंज मिला, जहां उनका कोई प्रभाव नहीं था। हाँ, पूर्वी चंपारण की सीट उनको दी गई, जहां से राजेश कुशवाहा राजद के टिकट की ही तैयारी कर रहे थे। तो वो सिंबल उनका वो रहा, लेकिन वो तो उन्होंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और राधा मोहन सिंह जैसे दबंग नेता
जो इतने 30 साल 40 साल से उस सीट पर टिके हुए हैं, उनसे वो बहुत कम मार्जिन से 50, 60, 70 हजार से वो चुनाव हारे। तो तेजस्वी यादव से यहाँ गलती जो हुई है वो टिकट बंटवारे में भी हुई है, और जो आप कागज पर सामाजिक गठबंधन देखेंगे वो भी इंडिया गठबंधन के फेवर में नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार के उधर जाने के बाद वो एनडीए के फेवर में हो गया था, और उसके साथ साथ उधर चिराग पासवान भी थे, उधर जीतन राम मांझी भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे। इसीलिए हम लोग बिहार और यूपी की स्थिति की तुलना इस आधार पर नहीं कर सकते हैं। फिर आगे की चर्चा में हम लोग बात और करेंगे इसमें। जी रोशन सर, हम आपके पास आना चाहेंगे। राजन सर ने ये बताया कि टिकट बंटवारे से ही, जब से इलेक्शन शुरू हुआ तब से ही इंडिया अलायंस के बीच में बिहार के अंदर कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें मसलन टिकट बंटवारे की बात हो, इसके अलावा जो टिकट वितरण किए गए पार्टियों के द्वारा उसकी बात हो, या सामंजस्य की बात हो कि अलायंस पार्टनर्स जो हैं उनके साथ सामंजस्य नहीं दिखा। आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव लगातार लास्ट में लेकर आते हैं मुकेश सहनी जी को, और उनके साथ घूमते रहते हैं हेलीकॉप्टर पे, सिर्फ तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। लेकिन मुकेश सहनी का फैक्टर कहीं दिखा नहीं। मुजफ्फरपुर सीट, जिसको कहा जाता है मल्लाहों के लिए सुरक्षित एक सीट है, वहां पर इंडिया अलायंस 2.35 लाख वोट से हार जाती है। झंझारपुर सीट वो हार जाती है। क्या मुकेश सहनी ट्रस्टेड नहीं है, टेस्टेड नहीं है? क्या मुकेश सहनी मल्लाहों के नेता के तौर पे अभी स्थापित नहीं है बिहार में? और क्या तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को लेके कोई गलती की, या उसका कोई फायदा किसी अन्य सीट पर आपको होता हुआ दिखा है? मुकेश सहनी का जो प्रभाव है, जैसे हम झंझारपुर सीट को लें तो पहले हमें यह देखना होगा कि वीआईपी ने किन लोगों को कैंडिडेट बनाया। जब हम झंझारपुर की बात करते हैं तो वहां पर उन्होंने महासेठ को कैंडिडेट बनाया, जिनका आरएसएस का बैकग्राउंड है। जब उनका आरएसएस का बैकग्राउंड है और उनको जब वहां उम्मीदवार बनाया गया है, तो निहायत बात है कि मुकेश सहनी के वोट बैंक तो वोट देंगे, लेकिन क्या मुस्लिम उनको वोट दे पाएंगे? क्या उनके जो परंपरागत जो वोटर हैं आरजेडी के, क्या वो उनको वोट देंगे? वो वहां पर बिदकेंगे ही। आप देखेंगे मुजफ्फरपुर की जब आप बात कर रहे थे, मुजफ्फरपुर में मल्लाह वोटों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देखेंगे कि वहां पर कांग्रेस ने उम्मीदवार किसे बनाया? उम्मीदवार अजय निषाद को बनाया, जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पहले से ही, वो पिछले 2 टर्म से वहां के सांसद रह चुके हैं, और वहां पर जिनको उम्मीदवार बनाया गया और जो उन्हें पराजित किए, वो पहले वीआईपी के ही वहां उम्मीदवार हुआ करते थे। तो एंटी इनकम्बेंसी भी वहां दूसरा कारण रहा था। अभी रंजन भाई कह रहे थे कि पूर्वी चंपारण में, हाँ, एक ऐसा सीट, अकेला सीट है जहां पर उनके उम्मीदवार, लेकिन उसका बैकग्राउंड अलग था, तो ये कारण रहे। एक बहुत बड़ा कारण है, रंजन भाई की बात में मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो गठबंधन था, ये प्रारंभ से ही सामंजस्य के अभाव में बिहार में काम कर रहा था। आप देखेंगे राहुल गांधी की जो यात्रा हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उस यात्रा को इन लोगों ने केवल सीमांचल में, केवल किशनगंज पूर्णिया के क्षेत्र में सीमित रखा था, और कटिहार में, और उसके बाद अचानक से वो औरंगाबाद में प्रकट हुए, और फिर वहां से वही बक्सर और सासाराम होते हुए निकाल दिया गया। और आप देखेंगे कि जहां से वो यात्रा गुजरी थी, उन सब सीटों पर इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता है। हमें इसे भी नोटिस करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बहुत बड़ा कारण था कि पप्पू यादव को अगर ये गठबंधन साध लेती तो सीमांचल में दृश्य कुछ बदल सकता था। सीमांचल में दृश्य कुछ बदल सकता था क्योंकि पप्पू यादव का वहां पर एक प्रभाव था, और उस प्रभाव का फायदा उठाने में भी यह गठबंधन चूक गए। तो जहां तक मैं समझता हूं कि तेजस्वी यादव अपनी हठधर्मिता से, क्योंकि देखिएगा कि जिस समय सीटों का बंटवारा हो रहा था, उसके पहले ही उन्होंने उम्मीदवार की घोषणा कर रखी थी। सीटों का बंटवारा होने से पहले ही उन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा कर रखी थी, और उसके बाद वो बहुत हठधर्मी तरीका से आगे बढ़ रहे थे। इस कारण से आप देखेंगे पूरे चुनाव प्रचार में जो वोटों का ट्रांसफर होना चाहिए था, सभी पार्टी एक दूसरे को वोट का ट्रांसफर करवाते, वहां पर आप देखेंगे कि लेफ्ट पार्टी बेहतर तरीका से शिद्दत से अपने वोटों को ट्रांसफर करवा रही थी इनकी गठबंधन में जो शामिल थे। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस, इस दोनों के बीच में ये सामंजस्य का अभाव दिख रहा था। न तो राहुल गांधी की वैसी सभा यहाँ पर हो पाई
जैसी सभा उत्तर प्रदेश में हुई, जहां पर तेजस्वी अखिलेश यादव और राहुल गांधी का संयुक्त सभा आपने देखा अंतिम समय में फूलपुर वगैरह में जहां सभा हो रही थी, वहां पर बड़ी संख्या में लोग जुट रहे थे। वैसा कोई भी प्रयोग बिहार में नहीं किया गया। तो ये सामंजस्य का अभाव भी एक कारण रहा था। तीसरा एक चीज मैं और देखता हूँ कि एक लंबे मतलब 2004 की सफलता के बाद 2004 की सफलता के बाद ये लोग कहीं से भी कभी भी कोई दलित चेहरा को आगे लेकर के नहीं आ पाए, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस तो किसी को अनुमान भी नहीं था कि सासाराम सीट जीत पाएगी। वो तो समझिए कि वहां का सामाजिक समीकरण, उत्तर प्रदेश के चुनाव का असर कह लीजिए, जिसके कारण से सासाराम वो सबको चौंकाने वाला है, क्योंकि वहां किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि सासाराम सीट कांग्रेस जीत रही है। इसके अलावा इस गठबंधन ने कहीं भी अपने लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण दलित चेहरा को पेश नहीं कर पाई। मुस्लिम चेहरा को भी उसी तरह से अगर तारिक अनवर को छोड़ दिया जाए तो कोई वैसा चेहरा सामने नहीं रखा गया। आप देखेंगे मधुबनी से कभी शकील अहमद जीता करते थे और शकील अहमद खान का वहां पर एक अच्छा बेस था, उसको भी इन लोगों ने इग्नोर किया। तो ये सब कुछ छोटे छोटे कारण थे। रंजन भाई ने बहुत बेहतरीन तरीका से सामाजिक आधार को एक्सप्लेन किया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ये छोटे फैक्टर थे, इन पर भी हमें सोचना होगा। रोशन सर, एक सवाल ये कि पप्पू यादव और हिना साहब के फैक्टर ने कितना डेंट पहुंचाया है आरजेडी को? ये फैक्टर ऐसा रहा जिसको लेके कई लोग ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव के कारण और हिना साहब को लेके माई समीकरण में भी कंफ्यूजन फैला, और इसका असर पप्पू यादव तो खुद जीत ही गए, हिना साहब के कारण आप आसपास के क्षेत्रों में भी देखेंगे कि माइनॉरिटी के अंदर भी एक तरह से अराजक को लेके एक रिलक्टेंसी बढ़ी है। क्या राजद इस रिलक्टेंसी को वापस ले पाने में सक्षम हो पाएगी, और हिना साहब और पप्पू यादव का क्या फैक्टर काम किया है आरजेडी के लिए इस चुनाव में? देखिए, पप्पू यादव का फैक्टर जहां तक मेरा मानना है, और हम अररिया क्षेत्र में घूमे भी थे, वहां गए भी थे, सीमांचल के बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हुई थी, बातचीत भी हुई थी। तो सीमांचल क्षेत्र में निहायत बात है कि पप्पू यादव फैक्टर काम कर रहा था। अगर पप्पू यादव को साधा जाता तो सीमांचल में इन्हें अच्छी खासी बढ़त मिल सकती थी। हालांकि पप्पू यादव फैक्टर और सीट पर हराने का कोई काम नहीं किया है। पप्पू यादव का जो क्षेत्र था पूर्णिया में वो जीते, लेकिन अदर जगह पर उनका साथ लिया जाता तो उनसे इन्हें मदद मिलती। उनको साधने से इनका वोट शेयरिंग और सीट भी बढ़ सकती थी। खासकर अररिया सीट तो जरूर श्योर मान के हम लोग चल रहे थे कि अररिया सीट तो मिल ही जाती। पूर्णिया से लगा हुआ और भी जो क्षेत्र था वहां पर भी पप्पू यादव का प्रभाव था, तो वहां पर इन्हें फायदा मिलता। जहां तक हिना साहब का मामला है, तो हिना साहब का जो मामला था, उसने मुसलमान मतदाताओं में एक ऑप्शन क्रिएट किया। इसके कारण केवल सीवान सीट ही नहीं प्रभावित हुआ है, इसके कारण सारण का सीट भी आप देखेंगे जो क्लोज फाइट में ये लोग लूज किए हैं, वहां पर भी उसका असर पड़ता और हो सकता है रोहिणी आचार्य वहां पर जीत जाती। उसका फायदा महाराजगंज में भी दिखता, उसका फायदा कुछ हद तक गोपालगंज और चंपारण में भी दिखता। लेकिन हिना साहब फैक्टर के कारण, हिना साहब को अपने साथ न लेने के कारण ये सीट लूज किए। लेकिन इन्हें भविष्य में ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये कभी भी अगर जब ये अभिनंदन भाई बहुत अच्छा बतला रहे थे कि जो भी ये समीकरण बना रहे हैं, जो भी सामाजिक समीकरण बना रहे हैं, उस सामाजिक समीकरण में सभी को साधने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि इनके पास इनसे किसी को नाराजगी है, तो जिस कास्ट लाइन को वहां के मतदाता स्वीकार कर रहे हैं वहां पर आप उस पार्टी को दीजिए। मान लीजिए कि जो व्यक्ति राजद को वोट नहीं करेगा, वहां पर कांग्रेस से हम उस जाति के उम्मीदवार को खड़ा कर सकते हैं जिसको वहां के मतदाता स्वीकार करे। जैसा प्रयोग आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में बहुत बखूबी से किया गया कि जो ममता बनर्जी को वोट नहीं दे सकते थे, वो वोट लेफ्ट या कांग्रेस में बटा, सीधे वो भाजपा के पास नहीं किया, और आराम से वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के प्रदर्शन में कुछ ना कुछ उसका योगदान रहा है। तो इस तरह का भी कोई समीकरण अगर ये डेवलप कर सकते हैं तो वो भी इनके लिए 2025 में बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन इन छोटे छोटे फैक्टर पर ध्यान देने की जरूरत होगी। अगर चाहते हैं कि 2025 में हम बेहतर प्रदर्शन करें तो उन्हें इन सब मसलों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। दूसरी बात है कि पूरे चुनाव प्रचार में आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव
वोट के बदले नौकरी। हालांकि उन्होंने ये काम किया भी था, लेकिन उसको जिस तरह से भुनाया जाना चाहिए था उस तरह से भुनाने में वो असफल रहे, क्योंकि वो वोट में तब्दील होते हुए नहीं दिखा। हाँ, परसेंटेज जरूर बढ़ा, लेकिन सीट में वो तब्दील होते हुए नहीं दिखा। वो सीट में तब्दील होते हुए दिखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो अपॉइंटेड शिक्षक थे वो पूरे बिहार में फैले हुए थे, तो उसका भी इस्तेमाल ये लोग कर सकते थे। आगे भविष्य में उन्हें इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए था कि टीचर के साथ जो समस्याएं उभर रही है तो उन सब चीजों को ये हाईलाइट करें, उसका विरोध करना शुरू करें। और इस तरह उन लोगों की सिंपैथी अपने प्रति अगर ये क्रिएट करेंगे तो वो वोट में तब्दील होने में जरूर मदद करेगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन पर ध्यान देने की इन्हें जरूरत होगी। जी रंजन सर, अब जब प्रधानमंत्री तीसरे टर्म के लिए मोदी जी आ रहे हैं, ऐसे में बिहार बहुत इंपॉर्टेंट अचानक से हो गया। इस चुनाव के परिणाम ने नीतीश कुमार जी को बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया। और मोदी सरकार की जो दो बैसाखियां हैं, एक आंध्र प्रदेश और एक बिहार, हम यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि इस इलेक्शन के पहले कहा जा रहा था कि इस सरकार को बदल दी जाएगी, मोदी जी जब आएंगे तो नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा। अब जब मोदी सरकार ही नीतीश कुमार पर टिकी हुई है, तो नीतीश कुमार का फ्यूचर आपको क्या दिखता है? पहला सवाल ये। इसके साथ सर एक सप्लीमेंट्री सवाल ये कि अब जब नीतीश कुमार इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, एक किंग मेकर की भूमिका में है, तो क्या बिहार अपेक्षा कर सकता है कि जिस तरीके से विशेष राज्य का दर्जा की मांग है, या बिहार का जो पिछड़ापन है, नीतीश कुमार के लिए एक किंग मेकर की भूमिका सही है, लेकिन इसके राह में कांटे भी है। अब जब अगले चुनाव होंगे तो नीतीश कुमार जी से यह भी पूछा जाएगा कि आप किंग मेकर रहते हुए बिहार के लिए क्या दे पाए हैं। तो मेरा यही सवाल है कि नीतीश कुमार जी का भविष्य क्या होगा, और दूसरा, बिहार को इस स्पेशल जो नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, इससे बिहार को क्या क्या मिलने जा रहा है? क्या कोई उम्मीद है आपको? देखिए, जहां तक आपके पहले प्रश्न का ये है, ये तो समझिए कि रिसर्च का विषय है और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाना चाहिए कि कोई तीसरे नंबर की पार्टी किसी राज्य में 20 साल तक कैसे रिलेवेंट बनी रहती है। लगातार बने हुए हैं और हर चुनाव से पहले कहा जाता है कि अब इनकी बारी अब खत्म है, इनकी बारी अब खत्म है, और मजबूती से ये उभर के आते हैं। पिछले विधानसभा में 40-42 सीट जीत कर आए और उसके बाद भी दोनों गठबंधनों ने इनको अपने एकदम इनका स्वागत किया, फूल बिछाकर स्वागत किया इनके राह में। और आज भी कोई ऐसा नहीं लगता है कि अगर वो राजद की तरफ आना चाहे तो कोई रुकावट है उसमें। जी इस चुनाव ने तो उनको मजबूत बना दिया है। जी 12 सीट लाना जितना मजबूती नहीं है, उससे ज्यादा भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं आना जो है, और उसमें भी वो काफी नीचे रह गई है कि वो कहीं से 1 एमपी 2 एमपी लाकर उस नंबर तक पहुंच नहीं सकती है। दूसरा कि हम लोग एक इतिहास देखें तो जब नरेंद्र मोदी पहली बार चुनाव में मुख्यमंत्री बनने के बाद आए, वो पहले मुख्यमंत्री जी नियुक्त कर दिए गए, उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ा विधानसभा का। तो और हमेशा अच्छे बहुमत से जीतते रहे, 3 बार वहां जीते, फिर यहाँ जीते। ये पहला मौका है जी जब उनको अल्पमत की सरकार चलानी है। बहुमत तो उनके जी गठबंधन को मिल गया है, अब इसमें वो किस प्रकार से चला पाते हैं ये एक देखने का विषय है। और जैसा अथॉरिटी के साथ वो सरकार चलाते रहे हैं उसमें बहुत मुश्किल लगता है कि वो कैसे दो दो सहयोगी दल के बल पर चलाएंगे सरकार, क्योंकि दोनों हार्ड बार्गेनर है, अंतर है दोनों में। नीतीश कुमार की मतलब हम अगर देखें कि व्यक्तिगत रूप से अब वो होल्ड उनका जनता दल पर दिखता नहीं है। अब मुझे लगता है कि अब वो अपने जो कोटरी ज्यादा हावी जिस समय में रहता है उसके प्रभाव में अब दिखते हैं, और ऐसे जी लोग पार्टी के बारे में कम सोचते हैं। उनकी जो जरूरत होती है वो अपना व्यक्तिगत प्रभाव, व्यक्तिगत जो हित होता है उसमें ज्यादा सोचते हैं। तो इसीलिए ऐसी तो हम कोई स्थिति नहीं देख रहे हैं कि नीतीश कुमार बार्गेनिंग करने के क्रम में ये कहे कि हम आउटसाइड सपोर्ट करेंगे और हमको बिहार के लिए ये चाहिए। न ये वो स्वीकार जी करेंगे और न उनके दल के जो एमपी जीत के गए हैं इसके लिए तैयार हैं। तो इसलिए पहले जी वो आप तय मानिए कि वो मंत्री बनाने के लिए उनके यहाँ होड़ लगेगी कि कौन कौन मंत्री बनेगा, फिर उसमें पोर्टफोलियो क्या मिलेगा। तो जब व्यक्तिगत हित हावी होता है ना, तो इसमें राज्य का हित पीछे हो जाता है। चंद्रबाबू नायडू के साथ ये स्थिति नहीं है। चंद्रबाबू नायडू बहुत हार्ड बार्गेनर है और वो
हार्ड बार्गेनर है, मतलब आर्थिक रूप से वो राज्य के लिए फंड चाहते हैं, राज्य के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री चाहते हैं। और आंध्र प्रदेश की वित्तीय स्थिति काफी खराब है। तेलंगाना अलग होने के बाद एक तरफ आप देख रहे हैं कि तेलंगाना इंडिया के टॉप 3 धनी राज्यों में हो गया है, जहां प्रति व्यक्ति इनकम जो है पहले दूसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ आप आंध्र प्रदेश को देखिए कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, और जो वहाँ पिछली जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, उन्होंने इतने तरह के वेलफेयर स्कीम वहाँ चलाए हैं कि खजाना वैसे भी खाली है। वहाँ नए राजधानी निर्माण का काम लटका हुआ है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ज्यादा ये है कि वो आर्थिक पैकेज लेंगे सेंटर से, विशेष राज्य के दर्जा का दबाव बनाएंगे, और हो सकता है कि वो आउटसाइड सपोर्ट करे, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड ये चला है कि जो छोटे दल के मंत्री बनते हैं वो अपने पार्टी के नेता से ज्यादा भाजपा के करीबी हो जाते हैं, उनके नेताओं के साथ उठना बैठना ज्यादा हो जाता है, और बाद में वो पार्टी में डिफेक्ट भी करते हैं। तो मुझे लगता है चंद्रबाबू नायडू इससे बचेंगे, और वो पहले भी बचते रहे हैं। वो ज्यादा कैबिनेट में शामिल उनके मेंबर होते नहीं है, वो आउटसाइड सपोर्ट करते हैं। बिहार के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता है, यहाँ शामिल होंगे लेकिन दबाव जरूर रहेगा, और ये नीतीश कुमार का एक पुराना डिमांड रहा है। लेकिन ऐसे में मतलब मुझे लगता है कि भाजपा को दिक्कत होगी, क्योंकि एक राज्य को देने से ये नहीं बनने वाला है। ये अगर वो बिहार को देंगे तो आंध्र को भी देना होगा, आंध्र को देंगे तो बिहार को भी देना होगा। तो एक साथ वो दो राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, कैसे करेंगे इसको? मुझे लगता है कि तत्काल वो इसको टालेंगे। उनका उद्देश्य होगा कि किसी तरीके से 270-72 के ज्यादा नजदीक पहुंचा जाए, डिफेक्शन करके कुछ करके, तो इसको किसी तरीके से वो टालने की कोशिश करेंगे कुछ दिन तक। ये विधानसभा चुनाव के समय ही, अगर नियत समय पर विधानसभा होता है चुनाव अगले साल अक्टूबर-नवंबर में, तो उस समय ही ये कंक्लूसिव होगा। अगर तब तक वो दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो मुझे लगता है उस समय फिर ये जेडीयू के लिए एक बहाना बन सकता है, अगर वो फिर अपना लाइन चेंज करे उसके लिए। क्योंकि देखिए, ये आज की स्थिति में नीतीश कुमार जरूर चाह रहे होंगे कि विधानसभा यहाँ जल्दी से जल्दी भंग हो, और इस स्थिति का लाभ उठाकर बराबरी का सीट लेकर यहाँ लड़ाई लेके फिर अपना विधायक दल मजबूत किया जाए। लेकिन अगर ये नियत समय पर जाता है तो ये बार्गेनिंग पावर उनका कम पड़ेगा। फिर उसके बाद वो टर्म पूरा हो गया रहेगा, नरेंद्र मोदी की सरकार भी साल 1.5 साल पुरानी हो गई रहेगी। तो ऐसे में उस समय में उनको आज की स्थिति में वो बड़े आराम से कह सकते हैं कि आधा सीट मुझे लड़ने चाहिए, आधा सीट में आप लोग सभी सहयोगी दल के साथ मिलकर लड़ लो। तो उस समय में अगर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने का मुद्दा रहे, या अन्य बात भी हो, अन्य आर्थिक पैकेज वगैरह का बात हो, तो वो एक बहाना बनाकर वो फिर पलटी मार सकते हैं। तत्काल मुझे लगता है कि बार्गेन करने की स्थिति में हैं, लेकिन कितना कर पाएंगे इसमें मुझे डाउट है, क्योंकि इनका हित जो है, इनके पार्टी के नेताओं का हित भी इनसे जुड़ा हुआ है। जी रोशन सर, एक चीज जो हुई, एक हम लास्ट सवाल लेते हैं कि मोदी खुद से कभी भी प्रधानमंत्री मोदी रहे हो या फिर सीएम मोदी रहे हो, कभी भी बिना मेजोरिटी की सरकार चलाए नहीं है। ये पहली बार होगा कि उनको एक गठबंधन की सरकार चलाना पड़ रहा है। आपकी नजर में मोदी सरकार के लिए क्या बदल जाएगा? मोदी जी क्या, जिस तरह से बीजेपी की पॉलिटिक्स होती है, ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स हो, जिस तरह से जेडीयू को सामाजिक न्याय की सरकारों को साथ लेना पड़ रहा है, साधना पड़ रहा है, टीडीपी उधर दक्षिण से है, इस तरफ से जेडीयू है, तो जिस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, या यूसीसी का मामला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, या फिर परिसीमन का मामला है, इस मोदी सरकार को का रास्ता आप कैसा देखते हैं? और बदलते सरकार में मोदी जो एक लार्जर देन लाइफ की भूमिका में है, मोदी में खुद में एक व्यक्तित्व के तौर पे क्या बदलाव आप देखते हैं? देखिए, अभी तक जो स्थिति थी वो एक बहुत सुंदर चौपाई है रामचरितमानस की, कि परम स्वतंत्र को सर पर नाही। तो अभी तक मोदी जी के साथ था परम स्वतंत्र को सर पर नहीं, उन पर अंकुश लगाने वाले कोई नहीं थे, एकदम निरंकुश तरीका से काम कर रहे थे। और जहां तक आप देखेंगे पूरे प्रचार के दौरान या पूरे शासन के दौरान 2 ही आदमी फैसला लेते थे। अब उस फैसला लेने में 2 अलग अलग और ध्रुव एक्टिवेट हो गए हैं। 2 ध्रुव के रूप में आप देखेंगे तो एक टीडीपी है, एक जेडीयू है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना होगा कि टीडीपी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है।
और उससे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। याद होगा जब गोधरा कांड हुआ था उस समय टीडीपी ने स्पेसिफिकली इंटरफेयर किया था, उस समय भी वो एनडीए में ही शामिल थी। तो मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो हिंदू मुसलमान वाली जो बात है उस पे तो कमी आएगी। वो जहां कहीं भी वो पोलराइज करने की कोशिश करेंगे वहां इंटरफेयर होगा, इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब हम आते हैं यूसीसी की बात करते हैं तो यूसीसी को जितना एग्रेसिव तरीका से अभी तक बीजेपी बढ़ रही थी, यूसीसी की बात कर रही थी, तो वो यूसीसी भी धीरे 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 ठंडे बस्ते में पड़ेगा, क्योंकि वो तभी कर सकते हैं जब वो पूर्ण बहुमत में, या कम से कम अगर बीजेपी को केवल पूर्ण बहुमत मिल गई रहती तो भी वो कर सकते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि इन सब चीजों से उन्हें दूरी बनानी पड़ेगी। अगर सरकार बचाना चाहते हैं तब इनसे दूरी बनानी पड़ेगी। अगर वो चाहते हैं कि इस तरह का कुछ जद्दोजहद करके और फिर सरकार को कुर्बान करके फिर से इलेक्शन में जाए, तब वो इन सब मुद्दे की तरफ हाथ डालेंगे। जहां तक परिसीमन की बात है, तो परिसीमन को लेकर के एक तो है कि संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और अब वो उस स्थिति में नहीं है कि संविधान संशोधन करके जो 2026 के बाद जो परिसीमन का बात होगा या कुछ भी काम अभी करने की स्थिति में वो नहीं होंगे। और कभी भी परिसीमन अगर होगा, विधानसभा या सीटों का अगर परिसीमन होगा, तो परिसीमन में स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, स्थानीय सरकार हावी होती है। तो स्थानीय स्तर पर जब उनका वर्चस्व होगा, स्थानीय स्तर पर उनकी सरकारें होंगी, तो परिसीमन पे उसका असर पड़ेगा। तीसरी चीज उभर करके सामने आएगी परिसीमन में कि नॉर्थ वर्सेस साउथ का एक डिस्कशन शुरू होगा, क्योंकि नॉर्थ में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है और साउथ की जनसंख्या उसी तरह से कंट्रोल हुई है। यह विवाद फिनांस कमीशन में भी, जब पैसे का एलोकेशन होना था, टैक्स रेवेन्यू के एलोकेशन में ये मुद्दा उठ चुका है। तो ये जब परिसीमन में जाएगा, परिसीमन की बातें आएगी, तो सीटें कहाँ कितनी बढ़ेंगी, तो वहां देखेंगे कि जनसंख्या के आधार पर सीट बढ़ेगी, और जनसंख्या नॉर्थ में ज्यादा बढ़ी है, साउथ में कम बढ़ी है, साउथ में कंट्रोल हुई है। अब वहां पर साउथ के एक पावर के रूप में टीडीपी रहेगी, जो हमेशा उसका विरोध करेगी। वो चाहेगी कि जिस अनुपात में नॉर्थ में सीट बढ़ रहा है उस अनुपात में साउथ में भी सीट बढ़े। तो यह एक ऐसा मुद्दा होगा जहां पर दोनों दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होगी, और मोदी सरकार अभी नहीं चाहेगी कि वो इस तरह के किसी कॉन्फ्लिक्ट में हाथ डाले, क्योंकि दक्षिण में वो अभी भी उतना सीट नहीं हासिल कर पाई है। तो इस मुद्दे में अभी वो हाथ डाल, मेरे समझ जहां तक आती है, वो इसमें हाथ नहीं डालना चाहेगी। नहीं, मैं यही बात बोलना चाहता था, रोशन सर ने वही बात बता दी आपको। मैं कहना चाह रहा था कि इसमें एक जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड है, और अब उनकी सरकार चंद्रबाबू नायडू के भरोसे है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अब वो परिसीमन में जो एक ये कहा जा रहा था कि नॉर्थ की इतनी सीटें बढ़ेंगी, साउथ का कुछ नहीं होने वाला है, तो ये भी मुझे अब 26 में लगता है कि अगले 25 साल के लिए फिर ये बस्ते में जाता दिख रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं, और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।